है दैट इज द अमेरिकन लिटरेचर, और अमेरिकन लिटरेचर को हम किस तरह से लेके चलते हैं, कैसे आगे इसको लेके चलना है। आपकी बाकी जितनी भी बुक्स हैं, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, उसमें हमने 4 जो पोइट्स हैं पर सब्जेक्ट किए हैं। ठीक है, हमने 4 राइटर्स जो हैं हम पर सब्जेक्ट करते हैं, और जिसमें हमारी पोइट्री थी, ड्रामा था, नॉवल था, प्रोज था। लेकिन अमेरिकन लिटरेचर का जो बेटा आप लोगों का पेपर आता है, उसमें टोटल 7 क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन आपकी जो बुक्स हैं जो आपके सिलेबस में लिखी हुई हैं वो 8 है। उसमें 4 पोइट्स हैं, 2 ड्रामास हैं, ठीक है, 4 पोइट्री बुक्स हैं, 2 ड्रामास हैं और 2 नॉवेल्स हैं। करना कुछ यूं होता है कि अगर एक स्टूडेंट जो है वो 4 पोइट्स अच्छे तरीके से कर लेता है, एक ड्रामा अच्छे तरीके से कर लेता है, या फिर एक नॉवल, टोटल आपने 5 किताबें मिनिमम और 6 बुक्स मैक्सिमम करनी होती हैं, ताकि अगर खुदा ना खास्ता आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता तो आप वो भी कर सकें। होता ये है कि टोटल बुक्स हैं 8, ठीक है। आपके बाकी जो पेपर्स आते हैं ना, जैसे पोइट्री का पेपर है, ड्रामा का है, नॉवल का है, अमेरिकन लिटरेचर का है, आप लोग अगर उसकी पूरी बुक लिस्ट देखें ना, तो वो तकरीबन 5 से 6 राइटर्स की हैं, और क्वेश्चंस भी 6 आए हुए होते हैं सब में ना, कि जी 7 क्वेश्चंस होते हैं या 6 होते हैं, उसमें से आपने जो है 4 अटेम्प्ट करने होते हैं, ठीक है। यानी कि हर किताब में से एक क्वेश्चन आता होता है। उसमें से कुछ बुक्स होती हैं जो आपने चॉइस पे छोड़ी हुई होती हैं, और उस बुक में से आप कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते, लेकिन बाकी 4 किताबों में से जो क्वेश्चन हैं वो मस्ट आते हैं। दैट्स वाई हम वो आप लोगों को 4 राइटर्स करवाते हैं। अमेरिकन लिटरेचर का जो पेपर आता है ना, उसमें टोटल मैंने आपको बताया आपकी जो सिलेबस में किताबें हैं वो 8 हैं, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन आते हैं 7 किताबों में से, यानी कि एक किताब वो हर साल स्किप कर सकते हैं अमेरिकन लिटरेचर की। हो सकता है वो एक पोइट जो है वो स्किप कर दें, हो सकता है वो एक ड्रामेटिस्ट में से जो है वो स्किप कर दें, हो सकता है वो एक नॉवल स्किप कर दें। नॉर्मली ये होता है, जो अभी पिछले इतने सालों से मैं पढ़ा रही हूँ, या वो ऊपर से एक पोइट स्किप कर देते हैं, या वो नीचे से एक नॉवल स्किप कर देते हैं। अगर आप अमेरिकन लिटरेचर की लिस्ट देखें ना, तो 4 पोइट्स के बाद 2 ड्रामाज हैं, द मॉर्निंग बिकम्स इलेक्ट्रा, और उसके बाद जो है उसके बाद आई थिंक क्रूसिबल है। उसके बाद नॉवेल्स के अंदर हेमिंगवे का है, फॉर हुम द बेल टोल्स, एंड देन जैज। अच्छा, क्या करते हैं ये जो जैज और फॉर हुम द बेल टोल्स है ना, इन दोनों में से एक नॉवल ये स्किप कर देते हैं, या फिर और ऊपर से 4 पोइट्स में से एक एक क्वेश्चन आ जाता है, एक ड्रामा में से आता है और 2 ड्रामाज में से आ जाते हैं, एक नॉवल में से आ जाता है। यानी कि ये जो 2 नॉवेल्स हैं, इनमें से एक बुक मस्ट स्किप हो जाती है, इसलिए मैं नॉवल स्टूडेंट को करवाती नहीं। या फिर ऊपर से एक पोइट जो है, यानी कि 4 पोइट्स है ना, 4 पोइट्स में से 3 क्वेश्चंस आते हैं, हो सकता है वो 2 पोइट्स का एक कंबाइंड क्वेश्चन बनाते हैं, कंपेयर एंड कंट्रास्ट बना दें। लाइक 2 फेमिनिस्ट पोइट है, फीमेल पोइट्स हैं, जिसमें सिल्विया प्लाथ और एंड्रीन रिच है, इसका कंपेयर एंड कंट्रास्ट या कंबाइंड क्वेश्चन आपको दे दें, ठीक है। इसी तरीके से हो सकता है वो जॉन एशबरी और रिचर्ड विल्बर दोनों में से कोई एक पोइट स्किप कर दें, तो या तो वो एक पोइट स्किप कर देते हैं या वो एक नॉवल स्किप कर देते हैं। अमेरिकन लिटरेचर का अगर पेपर बेटा आप लोगों ने सॉल्व किया है, जो मेरा इतने अरसे से एक एक्सपीरियंस है, ऐसे स्टूडेंट्स जो पोइट्री का सेक्शन अच्छे तरीके से प्रिपेयर नहीं करते, उनकी सप्लीज आ जाती है। बाद स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो पोइट्री का सेक्शन छोड़ देते हैं, वो कहते हैं हम नीचे के 4 बुक्स कर लेते हैं, उन 4 में से वो एक तो मस्ट स्किप होनी है, ठीक है, एक बुक उसमें से मस्ट स्किप होनी है। हो सकता है वो एक नॉवल कर दें, फिर आपके पास 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के रह जाएंगे, और ऊपर से भी हो सकता है वो एक पोइट भी साथ में स्किप कर दें। तो नॉर्मली ऐसे स्टूडेंट्स के जो पोइट्री का सेक्शन प्रिपेयर नहीं करते हैं अमेरिकन लिटरेचर में, उनकी सप्लीज आती हैं। 90-95% स्टूडेंट्स की सप्लीज आती हैं। बाकी अगर कोई 1-2% बचता होगा तो बच गया होगा, लेकिन आज तक मेरी नज़र से ऐसा कोई नहीं गुजरा जिसने नीचे वाला सेक्शन किया, यानी कि 2 नॉवेल्स और 2 ड्रामास किए और वो पास हो गया अमेरिकन लिटरेचर में। क्योंकि अमेरिकन लिटरेचर का जब पेपर चेक होता है, पोइट्री सेक्शन वो मस्ट चेक करता है, ठीक है, और वो जो पोइट्री सेक्शन होता है, वो जो क्रिटिकल एप्रिसिएशन होती हैं, वो मार्क्स गेनिंग होती हैं, बाकी नहीं होती, ठीक है। तो इस वजह से आपको 4 पोइट्स कराए जाएंगे। 4 पोइट्स में से मोस्टली जो पोइट्स स्किप होते हैं ना, वो मेल
जो पोइट्स हैं वो स्किप हो जाते हैं, या तो ये रिचर्ड वेल्बर स्किप करते हैं या जॉन एशबरी स्किप करते हैं, लेकिन वो रिचर्ड वेल्बर की जस्ट 3 पोएम्स हैं और जॉन एशबरी की जस्ट 2 पोएम्स हैं। तो और बाज़ औक़ात ये भी होता है चारों के चारों पोइट्स आ जाते हैं, ठीक है। तो दोनों चांसेस हैं, हो सकता है कोई एक पोइट वो स्किप कर दें या फिर जो है चारों के चारों पोइट्स जो हैं वो आ जाएं। ये है सारा हिसाब किताब। इस वजह से बेटा आपको पोइट्स जो हैं वो डिटेल्ड पढ़ाए जाते हैं, विद टेक्स्ट पढ़ाए जाते हैं, क्योंकि उसकी क्रिटिकल एप्रिसिएशन होती है। विदाउट टेक्स्ट पढ़े हुए हम लोग क्रिटिकल एप्रिसिएशन नहीं कर सकते। लेकिन आपके लिए सबसे ज़्यादा फायदे की बात ये है कि पोएम्स इसमें बहुत छोटी छोटी हैं। आप लोगों की कोई जैसे आप लोगों ने क्लासिकल पोइट्री में जो पोएम्स पढ़ी थी वो तो बहुत लेंथी पोएम्स थी, उसका टेक्स्ट बहुत ज्यादा था। सेम इज द केस विद द क्लासिकल ड्रामा। अमेरिकन लिटरेचर में मैं आपको सिर्फ 4 जो पोइट्स हैं इनका तो टेक्स्ट पढ़ाऊंगी, लेकिन मैं ड्रामा का टेक्स्ट आपको नहीं पढ़ाऊंगी। मॉर्निंग बिकम्स इलेक्ट्रा का टेक्स्ट आप लोगों को मैं नहीं पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो सिर्फ हम 4 बुक्स, ये हमारी आखिरी 4 टेक्स्ट बुक्स रह गई हैं जो कि हमने करनी है। इस वजह से बेटा जो आपको लिस्ट दी थी वो इन 4 टेक्स्ट बुक्स की दी थी, क्योंकि बाकी जो हमने करना है वो हमारे पास जो नोट्स हैं हम उसी के थ्रू सारा काम करेंगे। तो जो ऊपर नीचे के क्वेश्चन है वो थ्रू नोट्स कवर करने हैं, और जो टेक्स्ट बुक्स जो हैं वो मैं इसलिए आप लोगों को लिखवाती हूँ कि सिर्फ टेक्स्ट बुक्स में वो लिखवाती हूँ जो कि स्टूडेंट्स ने जिससे टेक्स्ट पढ़ना होता है, और बाकी मैं आप लोगों को टेक्स्ट बुक्स जो है वो लिस्ट में इसलिए आपकी स्किप हो जाती हैं, ये वहाँ से मैंने आपको वैसे ही नहीं पढ़ाना होता, तो वैसे ही स्टूडेंट के पास टाइम कम होता है तो इतनी ज़्यादा मटेरियल की ज़रूरत नहीं होती। ऑनलाइन मटेरियल मैं वैसे ही आप लोगों को एक्स्ट्रा दे देती हूँ, तो उसमें से जो जो आपको फिर सही लगा करे आप फिर उसका प्रिंट आउट निकलवा लिया करें। अमेरिकन लिटरेचर में जो हमारी पहली किताब है वो है सिल्विया प्लाथ। सिल्विया प्लाथ जो है वो एक, जाहिर बात है, फीमेल राइटर थी, फेमिनिस्ट थी, ठीक है। इसकी टेड ह्यूज से शादी हुई थी। टेड ह्यूज भी एक पोइट था और सिल्विया प्लाथ भी एक पोइट थी। सिल्विया प्लाथ जो है वो किस चीज में सबसे ज्यादा मशहूर है? अपनी कन्फेशनल पोइट्री के हिसाब से वो बहुत ज्यादा मशहूर है। कन्फेशनल पोइट्री एक ऐसी पोइट्री को कहते हैं वो जो है बहुत ज्यादा मशहूर थी अपनी कन्फेशनल पोइट्री की वजह से। इसकी पोइट्री को कहा जाता है हाईली कन्फेशनल पोइट्री थी। हाईली कन्फेशनल इन अ सेंस कि इसने अपनी पोइट्री के अंदर आई यूज किया था, कि हर चीज में उसकी जो पर्सनल लाइफ थी वो इतनी हाईली रिलेटेड है पोएम्स के साथ कि उसमें फिर अंदाजा होता है, तो उसमें अंदाजा होता है कि कितनी ये कन्फेशनल पोइट्री हाईली जो है कन्फेशनल है, और कितनी वो टोटली पर्सनल पोइट्री वो लिखती है जिसमें उसके अपने दिल की आवाज़ है, उसके मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स की आवाज़ है, और ये सारी चीज़ें। मॉडर्न पोइट्री में मैं एक और चीज़ आपको बता दूं, मॉडर्न पोइट्री जिस इरा से ताल्लुक़ रखती है वो एंड ऑफ 19th सेंचुरी है और स्टार्ट बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी है। वर्ल्ड वॉर 2 जो है वो हो चुकी है इसमें, और लोग जो हैं उसमें इल्म की भरमार हो चुकी है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुकी है, लोगों के पास इल्म बहुत आ गया, पैसा बहुत आ गया, इंडस्ट्रीज खुल गई हैं, लोग मटेरियलिस्टिक हो चुके हैं। अब लोगों के पास एक दूसरे के लिए टाइम नहीं है। जब एक दूसरे के लिए टाइम नहीं है तो हमारी फीलिंग्स जो हैं वो हम एक दूसरे को शेयर नहीं करते, तो वो सब रिप्रेस्ड फीलिंग्स रह जाती हैं, और जब रिप्रेस्ड फीलिंग्स होती हैं तो इंसान कंफ्यूजन का शिकार होता है, जिसकी वजह से इंसान एक अच्छी लाइफ नहीं गुजार सकता। 20th सेंचुरी के जो आप पोइट्स पढ़ेंगे या एंड ऑफ 19th सेंचुरी के जो आप पोइट्स पढ़ेंगे आपको अंदाजा होगा मैक्सिमम ने सुसाइड किया। द रीजन mental conflicts, they are not happy from their life and that and so on. सिल्विया प्लाथ इज वन ऑफ देम कि जो कि इसी तरह के मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स का शिकार थी। इसने जिंदगी में कई दफा सुसाइड करने की कोशिश की एंड फाइनली इसकी डेथ सुसाइड में के ही थ्रू हुई थी। इसने एक माइक्रोवेव ओवन में मुंह दे के और सुसाइड कर लिया था, ठीक है। नाउ लेट्स सी हु वाज सिल्विया प्लाथ और ये कौन खातून थी सिल्विया प्लाथ, ठीक है। बियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। बॉर्न इन मैसेच्यूसेट्स टू यूरोपियन इमाइग्रेंट पेरेंट्स, ठीक है। इसके जो मैसेच्यूसेट्स में पैदा हुई थी और टू यूरोपियन इमाइग्रेटेड पेरेंट्स, यानी कि उसके जो इमाइग्रेंट पेरेंट्स थे यूरोप से
माइग्रेट होके आए थे. Suffered from depression and made several suicide attempts, finally succeeding failing in 1963 when she was 30. 30 साल की उम्र में उसने फाइनली सुसाइड कई दफ़ा अटेम्प्ट की, डिप्रेशन की मरीज थी, और फाइनली 1963 में जो उसने सुसाइड अटेम्प्ट की वो सक्सेसफुल हुई और उसकी डेथ हो गई. In 1983, she posthumously won the Pulitzer Prize for her poetry. Pulitzer Prize जो है वो ये एक ऑनर होता था पोइट्स के लिए, किसी किसी को मिलता था. जैसे आजकल जो है वो कौन सा अवार्ड है जो एक्टर्स को और राइटर्स को मिलता, पता नहीं कौन सा वो स्टेज पे दे रहे होते हैं, जो इसी तरीके से उस वक्त भी पोइट्स को इस तरह के अवार्ड्स मिलते रहते थे. ठीक है, मेरे जहन से निकल गया. एक प्रॉपर कोई यूनिवर्सल एक अवार्ड होता है जो कि आजकल राइटर्स को मिलता है. एक पाकिस्तानी राइटर को भी मिला था वो अवार्ड. हमारा आगे चलते हैं, मेरे जहन से बिल्कुल निकल गया क्योंकि मैं बहुत कम. मैम नोबेल प्राइज की बात तो नहीं कर रही. ऑस्कर अवार्ड, मैम ऑस्कर अवार्ड्स की मैं बात कर रही थी. यस, बहुत कम टीवी देखते हैं, मेरे जहन से निकल जाता. किसको मिला था? शर्मीन चनाए को. न्यूज में ही देखा था शर्मीन चनाए को ऑस्कर अवार्ड मिला है, और कोई उसने शायद वो बनाई थी, मूवी बनाई थी कोई पाकिस्तानी कल्चर के ऊपर. तो उससे बाहर आगे चलते हैं. तो उस दौर में भी भाई इस तरह के ये जो अवार्ड, उसी टाइप का एक अवार्ड था जो कि इसको मिला था. बट इज प्लाथ फेमस फॉर, क्यों बहुत ज्यादा फेमस थी? हर सेमी ऑटोबियोग्राफिकल नॉवल. ऑटोबियोग्राफिकल नॉवल किसे कहते हैं? जो आपकी अपनी जिंदगी से रिलेट करते हैं, आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेट करते हैं. सिल्विया प्लाथ इसी वजह से बहुत ज्यादा मशहूर थी, अपने सेमी जो फेमस जो नॉवेल्स थे उनकी वजह से. द बेल जार डिपिक्ट्स अ टैलेंटेड वीमन स्लोली डिसेंडिंग इनटू इनसैनिटी. बेल जार जो है उसकी जो पोएम थी वो एक ऐसी टैलेंटेड वीमेन को शो करती है जो आहिस्ता आहिस्ता जो है पागलपन का शिकार हो जाती है, अपना दिमागी तवाज़ुन जो है वो खो बैठती है. इट इज ऑल्सो अ स्टैंडर्ड फॉर फेमिनिस्ट लिटरेचर, और ये एक स्टैंडर्ड है फॉर फेमिनिस्ट लिटरेचर. बेटा एक चीज याद रखिएगा, जब इल्म की भरमार होती है ना और वो एक्शंस में नहीं आता, या हम अपनी जिंदगी में आगे कुछ उसको यूज नहीं करते, तो हम लोग जो है ना उसमें डिप्रेशन में जाना शुरू हो जाते हैं. इल्म तो हमें पता चल गया कि भाई नमाज पढ़नी चाहिए, 5 वक्त की नमाज फर्ज है, दिस एंड दैट. जब हम वो चीज एक्शन में नहीं लेके आते ना, फाइनली वी दैट लीड्स टू इंसैनिटी. आप देखें दुनिया में कितने लोग पढ़े लिखे हैं और वो कुछ लोग ऐसे हैं जो एंड पे जाके पागल हो जाते हैं, कुछ का मेमोरी लॉस हो जाता है, कुछ जो है वो डिप्रेशन के मरीज हो जाते हैं. द रीजन इज दैट जो हमने इल्म कमाया वो हमने खर्च नहीं किया. राइट, मैं उसको पैसे की दौड़ का वो हिस्सा नहीं समझती. बगैर पैसे के भी इल्म को खर्च करना या बगैर जॉब के भी इल्म को खर्च करने के कई तरीके हैं. नाउ दैट इज अप टू यू कि आप किस तरीके से उसको एक्शंस में लेके आते हैं और किस तरीके से आप उसको एक क्रिएटिविटी की शक्ल देते हैं, एक इनोवेशन की शक्ल देते हैं. अब यहाँ पे देखें कोट्स फ्रॉम नॉवल. इफ यू एक्सपेक्ट नथिंग फ्रॉम एनीबॉडी यू वोंट एवर बी डिसअपॉइंटेड. वो कहती है कि अगर आप कभी किसी से कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते तो आप कभी भी डिसअपॉइंट नहीं होते. यानी कि उसके कहने का मतलब है कि उसको एक्सपेक्टेशंस इंसान को दूसरों से नहीं करनी चाहिए ताकि डिसअपॉइंटमेंट भी ना हो. द साइलेंस डिप्रेस्ड मी, आई वॉज नॉट द साइलेंस ऑफ साइलेंस, इट वॉज माई ओन साइलेंस. वो कहती है ये जो साइलेंस है ना ये मुझे डिप्रेस करता है. और वो कहती है कि ये साइलेंस ऑफ साइलेंस नहीं है, ये तो मेरा अपना साइलेंस. ये जो मैं खामोश रह चुकी हूँ, खामोश हूँ, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करती, ये मुझे डिस्टर्ब करता है. If neurotic is wanting two mentally exclusive things and one time and the same time, then I am neurotic as hell. वो कहती है अगर neurotic जो है वो wanting है दो mutually exclusive thing का the one time and the same time, एक ही वक्त और वही वक्त. ठीक है, एक ही वक्त और वही वक्त. तो वो कहती है कि then I am neurotic as hell. तो मैं इतनी ही neurotic हूँ जितना कि hell है. The trouble was I had been inadequate all along. I simply had not thought about it. और trouble क्या थी कि I had been inadequate all along. I simply had not thought about it. कि मैं inadequate रह चुकी या रही हमेशा, all along हमेशा मैं इतनी inadequate रही. I simply had not thought about it. और मैंने उसके बारे में सोचा भी नहीं कि मैं inadequate हूँ. ये इसने बेल जार के अंदर जो है कुछ कोट्स थी जो इसने दी थी.
यहाँ पे इसकी एक पोएम है, ये सिल्विया प्लाथ के हाथ की लिखी हुई है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। प्लाथ स्ट्रगल विद डिप्रेशन। प्लाथ का स्फीयर स्ट्रगल रहा डिप्रेशन का के साथ। नॉर्मली जब मैं सिल्विया प्लाथ पढ़ाती हूँ ना, खवातीन जो है वो डिप्रेशन में जाना शुरू हो जाती हैं। बेटा ऑलवेज देयर इज मतलब हमेशा हर चीज नेगेटिव चीज के अंदर भी एक पॉजिटिविटी होती है। सिल्विया प्लाथ को पढ़ने के बाद जो है हमें ऐसे लगने लग जाता है जैसे दैट इज जस्ट लाइक अस। स्पेशली फीमेल्स जब पढ़ती हैं इसको तो हर बंदा डिप्रेशन में जाना शुरू हो जाता है। तो लास्ट स्ट्रगल विद डिप्रेशन क्या थी थ्रू आउट हर लाइफ? लास्ट स्ट्रगल विद डिप्रेशन बिकॉज ऑफ हर इमोशनल स्टेट। थ्रू आउट वो अपने डिप्रेशन के साथ स्ट्रगल करती रही, या नॉर्मली हर इंसान अपने डिप्रेशन के साथ स्ट्रगल करता है बिकॉज ऑफ हर इमोशनल स्टेट, अपनी इमोशनल स्टेट की वजह से। Plath was institutionalized and underwent shock therapy. वो जो है इंस्टीट्यूशनलाइज भी हुई और वो शॉक थेरेपी तक भी गई, यानी कि हॉस्पिटलाइज भी हुई, विच ड्रॉव हर टू ग्रेटर इमोशनल स्ट्राइव, और जो कि उसको ग्रेटर इमोशनल स्ट्राइव की तरफ ले गया जब उसको झटके दिए गए। इन एडिशन टू हर एलीग सुसाइड अटेम्प्ट when she was 10 she tried to kill herself when she was 19। और अपनी एलीग सुसाइड अटेम्प्ट में वो 10 साल की थी फर्स्ट टाइम जब उसने सुसाइड अटेम्प्ट की थी, और फिर उसके बाद जो है उसने 19 इयर्स की उम्र में सुसाइड अटेम्प्ट की थी। उसकी जो पोइट्री है उसके अंदर रिकरिंग थीम्स क्या क्या हैं वो देख लेते हैं। While Plath had hundreds of poems focused on different topics, there are the three themes that recur throughout her work, often in conjunction with one another। ठीक है, अब प्लाथ ने hundreds of poems लिखी जो फोकस करती हैं डिफरेंट टॉपिक्स पे, और इसमें 3 themes हैं जो कि थ्रू आउट हर वर्क जो है रिकर करती हैं, जिनका आपस में एक दूसरे से ताल्लुक है। शी यूज्ड हर पोएम्स टू कन्फेस। ठीक है, उसकी पोइट्री जो थी वो कन्फेशनल पोइट्री थी। शी ऑफन रोट ऑफ ओवरवेलमिंग मेल, जिसमें उसका फादर और हस्बैंड दोनों शामिल थे। ठीक है, उसने ओवरवेलमिंग मेल फिगर्स के बारे में लिखा था जो औरत को जो है गुलाम बना के या औरत को सुप्रेस करके, सुप्रेस इन गुलाम तो नहीं लेकिन औरत की सुप्रेशन जो है वो इसके अंदर दिखाई गई कि इन सम केस। एक पोएम इसने लिखी थी डैडी, और उसने बाकायदा उस पोएम के अंदर अपने फादर को गालियां दी थी। तो दैट इज द थिंग कि उसने एक्चुअली मेल्स को जो है टोटली उसने बताया, क्योंकि उसका जो फादर था वो एक डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी था, और वो जो है नॉर्मली उससे उसको कुछ भी कंसोलेशन कभी नहीं मिली और कुछ। और बेटा एक चीज मैं आपको बता दूं कि एक अगर साइकोलॉजिकल थ्योरी है वो ये भी कहती है, देखें एक बच्चे की जिंदगी में, एक इनोसेंट बच्चा होता है ना, उसकी जिंदगी में पहला मेल और पहली फीमेल उसके अपने पेरेंट्स होते हैं। ठीक है, एक माँ और एक बाप। अगर उसका बाप जिस तरह का है ना, वो सारी उम्र, वो जो लड़की होती है या लड़का होता है वो सारी उम्र सारे मर्दों को वैसा ही समझता है जैसा उसका बाप होता है। और एक लड़की या एक बच्चे की जिंदगी में जैसी उसकी माँ होती है ना, वो सारी लड़कियों को जो है वैसा ही समझता है जैसे कि उसकी माँ होती है। अगर उसकी माँ नेक है ना, वो समझेगा सारी दुनिया की औरतें नेक है, क्योंकि उसको जो पहला इम्प्रेशन मिला औरत का उसकी माँ के थ्रू, वो एक नेक औरत का मिला था। तो वो वहां से सीखता है कि औरत एक नेक शख्सियत है और उसकी इज्जत करनी चाहिए, एंड दैट्स ऑन। और अच्छी माँ का बेटा फिर आपको पता है कि वो सारी उम्र नेक औलाद, नेक माँ की औलाद हमेशा, फिर आपको पता है। तो वो एक इम्प्रेशन बच्चा लेके आता है। जहां तक मैंने देखा टेड ह्यूज को और सिल्विया प्लाथ को और इसके बाप को, कहीं किसी हद तक इसके बाप का ये जो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स का शिकार थी ना, ये अपने फादर की वजह से थी। और टेड ह्यूज की आप पोइट्री पढ़ेंगे पार्ट 2 में जाके, दैट इज अ वेरी ब्यूटीफुल पोइट्री। अंदाजा ये हुआ कि सारा कसूर पीछे इस खातून के साथ इसके बाप का था, इसके शौहर का नहीं था। लेकिन इन दोनों की जो है वो उसके जहन में, वो कहते हैं ना गुमान हमारा जैसा होता है वैसी जिंदगी गुजरती है, तो इसके गुमान में एक्चुअली बैठ चुका था कि मर्द अच्छे नहीं हो, और मर्द जो है इंट्रैप कर लेते हैं, रिप्रेस्ड फीलिंग्स होती हैं और ये सारा कुछ, क्योंकि ये डिप्रेशन की मरीज ऑलरेडी रह चुकी थी। तो वो उसने ओवरवेलमिंग मेल फिगर्स क्या दिखाए, फादर और अपने, उसके बाद अपने हस्बैंड को दिखाया। बट इज ऑल्सो सब्जेक्ट कॉमन टू हर वर्क, और बर्थ जो है वो भी एक सब्जेक्ट है, कॉमन सब्जेक्ट है उसके वर्क का।
उसके बाद उसकी कन्फेशनल पोइट्री की तरफ चलते हैं कि उसकी पोइट्री कैसी थी, कितनी कन्फेशनल थी। कन्फेशनल मैंने आपको बताया है कि जो आपकी हाईली ऑटोबियोग्राफिकल पोइट्री, जिसमें आप अपनी इनर रिप्रेस्ड फीलिंग्स को लोगों के सामने खोल के बयान कर दें, अपनी पर्सनल लाइफ को लोगों के सामने खोल के बयान कर दें, उसको हम कहते हैं दैट इज द कन्फेशनल पोइट्री। ठीक है, और इसने अपने तमाम मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स को, अपनी पर्सनल लाइफ को, अपने बच्चे के साथ, इवन इसके चाइल्ड की बर्थ हुई, इसने उसको अपने द मॉर्निंग सॉन्ग में इसने वो शो किया, अपने बच्चे के साथ जो ताल्लुक था वो शो किया, डैडी में इसने अपने फादर के साथ जो ताल्लुक था वो शो किया, एरियल में इसने सुसाइड करने से पहले इसने आखिरी पोएम लिखी, दैट वाज द एरियल। एरियल में उसने अपनी लस्ट फॉर सुसाइड को शो कर दिया कि वो इस जिंदगी से भागना चाहती है उस घोड़े पे सवार होकर, और उस पोएम को लिखने के बाद उसने सुसाइड की। तो दैट इज द हाईली कन्फेशनल पोएट कि वो जिंदगी में जो करना चाहती थी उससे पहले वो एक पोएम लिखती थी, या उसकी जिंदगी में जो हो रहा था वो उस पर एक पोएम लिखती थी। Confessional poetry uses the I. It often deals with the subject, not often written about the publicly death, trauma, depression. कन्फेशनल पोइट्री में वो आई यूज करती थी क्योंकि वो खुद होती थी, ठीक है, स्पीकर वो खुद होती थी, और ये डील करता है विद द सब्जेक्ट नॉट ऑफन। अब मैंने आपको बताया था दो तरह की पोइट्री होती है, सब्जेक्टिविटी एंड ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव पोइट्री एंड ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव पोइट्री जो होती है ना, वो आपकी हाईली पर्सनल पोइट्री होती है, आपकी पर्सनल लाइफ पे वो जो है वो करती है, डिपेंड करती है, जिसमें जो पोइट होता है एज अ स्पीकर आई यूज करता है। लेकिन जो ऑब्जेक्टिव पोइट्री होती है उसमें हम बीइंग एन ऑब्जर्वर जो है वो पोइट्री लिखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने परवीन शाकिर का, जैसे मैं शेर एक अक्सर सुनाती हूँ कि ए खुदा जब भी तेरा आसमां देखती हूँ उसमें बसा एक नया जहां देखती हूँ, कि ए खुदा, मतलब बीइंग एन ऑब्जर्वर, परवीन शाकिर कहती हैं एक ऑब्जेक्टिव व्यू पॉइंट के साथ एक आसमान को देखते हुए उसकी तरफ पॉइंट करते हुए। तो ऑब्जेक्टिव में क्या होता है कि हम पॉइंट कर रहे होते हैं बीइंग एन ऑब्जर्वर, और सब्जेक्टिव में क्या होता है, आई, मी। ठीक है, तो जो पोएट होता है उसका मेन सब्जेक्ट क्या होता है, आई, मेरे साथ क्या होगा, ठीक है, मैं क्या करने जा रही हूँ, मैं किस तरह की लाइफ गुजार रही हूँ, दैट इज द सब्जेक्टिव पोइट्री। ठीक है, तो सब्जेक्टिव, अभी आगे जाके इस तरह के आपके कई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आएंगे अमेरिकन लिटरेचर में, सब्जेक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्टिविटी, सब्जेक्टिव एलिमेंट्स इन सिल्विया प्लाथ पोएम या एनी अदर पोइट। ठीक है, ये सारी चीजें, ये कॉन्सेप्ट्स बेटा आपके आहिस्ता आहिस्ता मैं क्लियर करवाऊंगी इंशाल्लाह। उसके बाद है Plug on confessional poetry. I think my poems immediately come out of the sensuous and emotional experiences. वो कहती है sensuous क्या होती है, जो आपकी 5 senses जो है जिस चीज को फील कर रही होती हैं, वो कहती है कि मेरी जो 5 सेंसेस, मेरी जो पोइट्री है वो कहाँ से आती है, सेंशुअस से आती है, और मेरे इमोशनल एक्सपीरियंस यानी कि मेरे मेंटल एक्सपीरियंसेस से आती है, आई हैव जो मेरे हो चुके होते हैं। बट आई मस्ट से आई कैन नॉट सिंपैथाइज विद दीज क्राइज फ्रॉम द हार्ट। उसके हार्ट के अंदर जो क्राइज थी वो कहती है मैं इसके साथ, मतलब मैं जरूर कहूंगी कि मैं इनके साथ, इन क्राइज के साथ सिंपैथी नहीं कर सकती। दैट आर इन्फॉर्म्ड बाय नथिंग एक्सेप्ट अ नीडल और अ नाइफ, जो कि कुछ भी नहीं है, बाय नथिंग एक्सेप्ट, वो मुझे चुभती हैं, वो नीडल है या वो एक नाइफ है, और वॉट एवर इट इज। I believe that one should be able to control and manipulate experiences. Yes, it is, हर इंसान को ये बिलीव करना चाहिए कि one should be able to control and manipulate experiences, कि एक इंसान को कंट्रोल करना चाहिए और मैनिपुलेट करना चाहिए एक्सपीरियंसेस को, इवन द मोस्ट टेरिफाइंग लाइक मैडनेस। ठीक है, यहाँ तक कि मोस्ट टेरिफाइंग इसमें कौन से हैं, मैडनेस है, बीइंग टॉर्चर्ड, this sort of experience, and one should be able to manipulate these experience with an informed and intelligent mind. अब देखिए यहाँ पे वो मानती है कि आई बिलीव कि भाई इंसान को अपने एक्सपीरियंसेस को मैनिपुलेट करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए, ताकि वो उसको चुभे ना। वो जो टॉर्चर्ड एक्सपीरियंस, जब आप कभी टॉर्चर हुए हो, लाइक मैडनेस, बीइंग टॉर्चर्ड, ऐसे एक्सपीरियंसेस को आपको कंट्रोल करना चाहिए, मैनिपुलेट करना चाहिए, एंड वन शुड बी एबल टू मैनिपुलेट दिस एक्सपीरियंस। एक इंसान एबल होता है कि वो इन एक्सपीरियंसेस को मैनिपुलेट कर सके। हम
इस्लाम में, कुरान में हम एक चीज पढ़ते हैं कि ईमान वालों को ना कोई खौफ होगा और ना कोई गम होगा। क्या मुसलमानों को कम टॉर्चर किया गया था? किस तरीके से उनके सामने ब्रूटल किलिंग्स हुई थी एट दैट टाइम इन मक्का। बट इंसान जब मोमिन बन जाता है ना, तो वो ये खौफ और गम की कैफियत से आज़ाद हो जाता है। द रीज़न, फिर हम अल्लाह के लिए जीना शुरू कर देते हैं, हम अपनी पुरानी यादों को भुला देते हैं, क्योंकि हमें पता होता है जाना फिर अल्लाह के पास है। ठीक है, इस वजह से इंसान ये सारी चीज़ें भूल जाता है। और दूसरी चीज़ बेटा, हमारी ज़िंदगी में डेली बेसिस पे कई नेगेटिविटीज़ होती रहती हैं। लोग आते हैं, जाते हैं, बात करते हैं, हमारे दिमाग पे, हमारे दिल पे असरअंदाज डेली बेसिस पे होता है। लेकिन हमें एक हैबिट डेवलप करनी चाहिए कि हमें ये सारी चीज़ें कंट्रोल करनी है। उसकी रीज़न सबसे बड़ी ये कि देखें बेटा, जब आपको कोई ज़ख्म होता है ना, ज़ख्म, और वो सूखने लगता है तो उसमें खारिश होती है। ठीक है, अगर आप उसको खारिश करते हैं तो क्या होता है? क्या होता है? खून दोबारा से निकल आता है और ज़ख्म फिर से हरा हो जाता है। सेम इज़ द केस, हम कभी ज़िंदगी में कभी बहुत ज़्यादा टॉर्चर हुए हो। सेम इज़ द केस, ज़िंदगी में कभी हमारी कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं जिसमें हमें लोगों ने मेंटली, फिजिकली बहुत टॉर्चर किया होता है। हमारी ज़िंदगी में कोई फिरौन हो सकता है गुजर चुका हो सकता है फिरौन ना सही, कोई ऐसे एक्सपीरियंसेस जिन्होंने हमें मेंटली बहुत टॉर्चर किया हो, लेकिन उनको ओवरकम करना पड़ता है इफ़ यू वांट टू गो अहेड। ये एक्सपीरियंसेस एक्चुअली इंसान को ब्रेव करते हैं। इंटेलिजेंट माइंड्स जो होते हैं वो उन एक्सपीरियंसेस को सारी ज़िंदगी का अलमिया बनाने की बजाय कि हाय मुझे टाइम ही नहीं मिला ज़िंदगी में, मुझे किसी ने सपोर्ट ही नहीं किया, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, इससे कहीं आगे एक इंटेलिजेंट माइंड इन सारी चीज़ों को एक साइड में रख के वो अपनी ज़िंदगी का एक एम बनाता है और वो उस एम के ऊपर चलना शुरू कर देता है। तो बेटा ऐसे इंटेलिजेंट माइंड्स तो आगे जा सकते हैं, ठीक है। बट व्हाट अबाउट दोस्त जो हर वक्त हाय हुई आए करते रहते हैं? मैं आपको बताऊं, मैं नाम नहीं लूंगी, बट आई रियली अप्रिशिएट वन ऑफ माई स्टूडेंट कि वो गांव में रहती है और वो रोज की फुटबॉल बनाती है, फुटबॉल सीती है। शी इज लिविंग इन अ विलेज, आप ही के ग्रुप में है, लेकिन बेटा मैं आपको रियली अप्रिशिएट करूंगी कि वो बंदी मुझे टेस्ट भी देती है, रेगुलर क्लासेस भी अटेंड करी है, और वो मुझे फी पे करती है अपनी फुटबॉलें सी सी के। और वो एक गांव की लाइफ गुजार रही है जहाँ पे उसके पास कोई मेड नहीं है, एक छोटा सा घर है, बट शी इज डूइंग एमए इंग्लिश लिटरेचर। ऐसी कई दास्तानें हैं बेटा। अब मुझे तो मेरे स्टूडेंट बहुत पीछे छोड़ चुके हैं, लेकिन मेरे पास ऐसी ऐसी खवातीन आई हैं पढ़ने के लिए कि मैं कहती हूँ आफरीन है बेटा, अल्लाह ताला आपको और हिम्मत। तो ऐसे स्टूडेंट को दिल करता है कि आप सपोर्ट करें कि एक ऐसी लड़की फुटबॉल सीख के अपनी फीस पे कर रही है कि मैम आसमा से पढ़ना है। चले मैम आसमा से नहीं पढ़ना, उसको पढ़ने का शौक था, उसको कुछ करने का शौक था, अपने सारे, हो सकता है वो फुटबॉलें बना बना के उसकी कमर में कितना दर्द होता, उसके हाथों में कितना दर्द होता। फुटबॉल सीना लेदर की कोई आसान काम नहीं होता। हम शहरों की औरतें ऐसा कभी कर ही नहीं सकती, ये गाँव की औरत का ही कमाल है। हम ये जो गांव की मेहनत करने वाली औरतें ये हमसे कहीं आगे हैं। मैं तो अपनी मेड को कहती हूँ बाहर ला के एक खड़ी कर देती हूँ भैंस, उसका दूध निकालो और बनाओ थापियां और लगाओ तुम दीवारों पे, फिर तुम्हें पता चले असल काम क्या होता है। ठीक है, मैं तो इवन अपने आप को भी यही कहती हूँ कि अगर यहाँ पे एक भैंस ला के खड़ी कर दी मैंने और मैंने उसकी खिदमत करना शुरू कर दी तो मेरा क्या बनेगा। तो वी शुड अप्रिशिएट कि ये जो विलेज लेडीज होती हैं इनको अप्रिशिएट करना चाहिए, ये हमसे बहुत आगे हैं भाई। ठीक है, ना उनके पास मशीनें होती हैं, ना उनके पास ग्राइंडर होता है, ना वहाँ पे प्रॉपर बिजली होती है। डाटा कनेक्शन के साथ लड़कियां गांव में रह के ये लेक्चर अटेंड करती हैं। तो बेटा आप लोगों पे आफरीन है जो इस तरह से पढ़ते हैं, ठीक है। तो दैट इज द थिंग। तो ठीक है ना, और ये आपके ग्रुप में ही बैठी है। एक पार्ट 2 में मेरे पास एक स्टूडेंट है, उसकी 10th क्लास में शादी हुई थी, मैट्रिक में शादी हुई थी। माशाल्लाह शी इज नाउ डूइंग एमए इंग्लिश लिटरेचर विद मी एंड शी इज अ वेरी, माशाल्लाह उसके 3 बच्चे हैं, 2 के 3 बच्चे हैं, बड़े बड़े हो गए हैं अब तो। और माशाल्लाह देखें स्टेप बाय स्टेप, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। आगे चलते हैं जनाब। तो बेटा जिंदगी में आगे जाने के लिए जब कोई सपोर्ट नहीं भी होती ना, लेकिन आपने अपना इरादा कर लिया ना, तो आपकी गुमान, आपका ये सारी माइंड की गेम है। ठीक है, उस लड़की ने सोचा,
नहीं तो वो ये भी कह सकती थी गांव में बैठी हुई हूँ, ना कोई मेड है ना कुछ हो रहा है, मैं कहाँ और एमए इंग्लिश कहाँ। वो क्यों हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठी? सोचें इसको। ठीक है, कर रही है ना, और बड़े अच्छे टेस्ट देती है, और मैं अक्सर उसके टेस्ट की आप लोगों से बड़ी तारीफ करती हूँ कि बेटा इसका जरा टेस्ट देखें, जरा कितना अच्छा लिखती है। तो मैं अक्सर ही उसकी तारीफ भी कर रही होती हूँ ग्रुप में। अच्छा जी, यहाँ पे देखें एग्जाम्पल ऑफ क्लास कन्फेशनल पोइट्री। लेकिन बेटा चक्कर ये है कि हम किसी के भी, मैं जनरली बात कर रही हूँ, मैं किसी के भी फाइनेंशियल जो भी है बाय नेम मैं नहीं बता सकती, और लेकिन बात ये है कि अप्रिशिएट करना चाहिए ऐसे लोगों को। ठीक है, सो गो अहेड। डैडी आई हैव टू किल यू, यू डाइड बिफोर आई हैड टाइम। अब देखिए उसने अपने बाप के बारे में जो कन्फेशनल पोइट्री लिखी, इतनी उसके दिल में हेट्रेड हो गया कि उसने एक पोएम लिखी कि डैडी आई हैड टू किल यू, कि मुझे तुम्हें किल कर देना चाहिए था। यू डाइड बिफोर आई हैड टाइम, तुम उससे पहले ही मर गए जब मेरे पास वक्त था। मार्बल हैवी, अ बैग फुल ऑफ गोल्ड, गैस्ट्री स्टैचू विद वन ग्रेट टो। तुम तो मार्बल हो, हैवी हो, अ बैग फुल ऑफ गॉड हो, मतलब तुम्हारे अंदर इतनी डोमिनेशन है। गैस्टली स्टैचू, तुम एक गैस्टली स्टैचू हो, विद वन ग्रे टो, तुम्हारा ग्रे टो है, यानी कि कौन, जिन भूत इस तरह के होते हैं ना। बिग एज फ्रिस्ट को स्टील फ्रॉम डैडी। ठीक है, उसने अपने डैडी के बारे में ये कमेंट्स लिखे थे। अंदाजा कर लें। वॉच द फॉलोइंग वीडियो एंड आंसर दीज क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ पोएम्स डिड। चलिए जनाब आगे चलते हैं, वीडियो तो इसमें है नहीं। देन फादर एंड हस्बैंड उसके ओवरवेलमिंग इन्फ्लुएंस थे। सिल्विया प्लाथ जो है वो मतलब जर्मनी में पैदा हुई। ठीक है, एमिग्रेटेड टू यूनाइटेड स्टेट इन 1900 व्हेन, सॉरी, ऑटो प्लाथ, ठीक है, सिल्विया प्लाथ का बेटा। और ही वर्कड एज बायोलॉजी जर्मन प्रोफेसर बॉस्टन यूनिवर्सिटी एंड डाइड इन दिस एंड दिस। सो उसके बेटे के बारे में जो है हम इतना ज़्यादा नहीं कहेंगे। अच्छा जी, उसके बाद सिल्विया प्लाथ जो है उसकी पोएम डैडी। फिर टेड ह्यूज के बारे में हम देखते हैं कि वो कौन था, जो कि 1930 में पैदा हुआ, डाइड इन 1998, बिकेम ब्रिटिश पोइट। आपको पार्ट 2 में जाके मैं टेड ह्यूज की पोइट्री पढ़ाऊंगी, बहुत खूबसूरत पोइट्री लिखी। सिल्विया प्लाथ के टोटली ऑपोजिट था ये। और इन 19 ब्रिटिश बिकेम ब्रिटिश पोइट लॉरिएट। ये एक बहुत बड़ा ऑनर होता था एक पोइट के लिए कि वो पोइट लॉरिएट बनता था 1984, एंड रिमेन सो until his death, and is continually called one of the most influential British writer of the 20th century. Early in his career, Hughes focused on nature and the violence of it, and later on in his career became a modernist poet and often focused on mythology archetypes. He and Sylvia Plath married in 1956 and had 2 children. That big dark hunky boy, then the worst thing happened, that big dark hunky boy। ठीक है, ये इसको छोड़ दें बेटा। टेड ह्यूज वर्सेस सिल्विया प्लाथ, इन दोनों का रिलेशन देखते हैं। इनकी शादी हुई थी और इनका रिलेशन इसकी पोइट्री के अंदर आपको नजर आएगा। After the marriage, Hughes, then an up and coming poet, began receiving publication and critical success. At one point, he was compared to modernist giant T.S. Eliot. आफ्टर द मैरिज ह्यूज जो है वो फिर अपने एज अ पोइट्री उसने अपने बहुत सी पब्लिकेशंस हुई इसकी, और वो जो है कंपेयर किया जाने लगा मॉडर्निस्ट टी.एस. इलियट। टी.एस. इलियट का एक बहुत बड़ा नाम था। प्लाथ वंडर्ड व्हाई हर हस्बैंड हैड सच सक्सेस। इसको अब अपने हस्बैंड से भी जेलसी होने लगी। व्हाइल हर कलेक्शन हैड बीन रिजेक्टेड फॉर पब्लिकेशन सेवरल टाइम, जबकि उसकी प्लाथ की अपनी ही जो सिल्विया प्लाथ की अपनी कलेक्शन थी, कई दफा उनको रिजेक्ट किया गया। Finally, in 1960, Plath signed a contract with the prestigious The New Yorker magazine for first right to all of her work. और फाइनली 1960 में प्लाथ जो है उसने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया विद प्रेस्टिजियस द न्यू यॉर्कर मैगजीन इसके साथ। ठीक है, और उसके बाद टेड ह्यूज एंड द अदर वीमेन। उसके बाद क्या हुआ, ड्यूरिंग द फाइनल इयर्स ऑफ देयर मैरिज, ह्यूज बिगेन having an affair with an women in London, leaving Plath and her children in their countryside. ह्यूज जो है अपने फाइनल ईयर ऑफ मैरिज में वो उसका एक अफेयर हुआ एक वीमेन इन लंदन, और वो सिल्विया प्लाथ को और उसके बच्चों को जो है घर में छोड़ के चला गया था। आफ्टर 5 months of separation, Plath killed herself through carbon monoxide poisoning by inhaling gas through the kitchen oven.
उसने अपने आप को 5 महीने बाद सेपरेशन के किल कर दिया था। इन अ लेटर आफ्टर हर डेथ ह्यूज रोड, दैट्स द एंड ऑफ माय लाइफ, द रेस्ट इज पोस्टमस। और आफ्टर हर डेथ ह्यूज ने एक लेटर लिखा था कि ये अब मेरी एंड ऑफ लाइफ है, एंड दैट द रेस्ट इज पॉस्ट्यूमस। स्टिल मैनी फेमिनिस्ट हैव ब्लेम्ड ह्यूज फॉर ड्राइविंग प्लाट टू सुसाइड, लेकिन बहुत सारे लोगों ने जो है ह्यूज के ऊपर ये चार्ज लगाया कि ह्यूज बेसिक रीजन था जो कि